ये जो बाहर लाल कार है वो पंचर है ना, जिनका भी है, पता है कि नहीं पता है ना? तो कल 1 बजे निकलेंगे तो परेशान होंगे। लाल कार जिनका भी है पंचर है एक तरफ से। ठीक है, और क्या छोड़ी? ये वो उसका विकास भाई, हाँ ये विकास भाई का हो। हाँ आई थी ना, बैठी थी। इधर कैसे इतना खाली खाली, सब भैया दीदी वाले यहाँ वाले। फिर अपन शुरू करते हैं, आते फिर। चलिए अपन शुरू करते हैं, जो आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? डॉली दीदी और मम्मी भी आ गए हैं साथ में, बढ़िया बात है। अपन संबंध को पढ़ रहे हैं, परिवार को पढ़ रहे हैं, अपने परिवार के लोग आके बैठे हैं, अपने से बड़े बुजुर्ग लोग, तो अच्छी बात है, बढ़िया। ठीक है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण कल हम शुरू किए थे, ठीक है? भैया आप लोग ना ऐसे झांक झांक के देख रहे हो, आगे खूब जगह है, आगे आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर चेयर खाली है। अच्छा कूलर के लिए बैठे हो ठीक है, तो ये तो कल का ही है दीदी, कल लिखी थी वही है ये, ठीक है? मानवीयतापूर्ण आचरण में हमने देखा कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान ये मूल में है। इस आधार पे फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, और फिर ये तीन ज्ञान पूर्वक ये ज्ञान हुआ, जो कि 3 ज्ञान हैं, और फिर ज्ञान पूर्वक विवेक और विज्ञान। मूल में ज्ञान रहेगा, और फिर विवेक को कल हम देखें लक्ष्य स्पष्ट हो जाना, और विवेक की परिभाषा में देखें जीवन का अमरत्व और शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम, ठीक है? ये 3 चीज़ का हमको, ये 3 की स्पष्टता होती है, लक्ष्य स्पष्ट होता है। व्यवहार के नियम में हमने देखा वही 3 नियम ही हैं, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ठीक है? बौद्धिक नियम यानी कि हमारी मानसिकता में क्या रहे, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। और सामाजिक नियम यानी कि समाज में अब हमको कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या नियम होंगे, तो वो नियम को हमने कहा स्वधन, हमने नहीं, नागराज जी कह रहे हैं, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। प्राकृतिक नियम जो तीसरा नियम है, उसमें बोले कि आवर्तनशीलता बनी रहे, जो बाकी 3 अवस्थाएं हैं उसकी आवर्तनशीलता, मतलब कि हमने जब उपयोग किया तो वो जैसा था वैसा का वैसा बना रहे और उसमें संवर्धन हो जाए। आवर्तन मतलब होता है ना एक सर्कल, गोला, आवर्तन है ऐसा गोला, जहाँ से शुरू किए वहाँ पे फिर पहुँच गए, मतलब उसको हम नुकसान नहीं किए, ठीक है? तो वो बना रहे, उसका संतुलन बना रहे। तो ये हुआ विवेक पूर्वक लक्ष्य स्पष्ट हुआ, बहुत सारी दिशाएं हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने की, तो अब हम कौन सी वाली दिशा को पकड़ें, ये निर्धारण हुआ विज्ञान से। तो विज्ञान से कैसे निर्धारित हुआ? विज्ञान की परिभाषा कल देखे, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान,
ठीक है। तो हम कौन सी स्थिति परिस्थिति में हैं, किस समय में हैं, हमारी उम्र क्या है, मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, माता पिता बने हैं कि नहीं बने हैं, कि बुजुर्ग हो गए हैं, ये सारी स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या क्या क्रिया कर पाएंगे, उस आधार पे निर्णय होना। परिवार में कितने सदस्य हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ आ जाएगा। तो ये सारे के आधार पे फिर हम निर्णय लेते हैं। फाइनली जो हम जितना भी हम सुन रहे हैं अभी तक के, फाइनल बात क्या है कि हम सही निर्णय ले पाएँ, निर्णय ले पाएंगे तो हम वैसा फिर समझ के फिर कर पाएंगे। जो आया था समझ के करना है कि करके समझना है। तो जब हम समझेंगे तो क्या होगा, समझेंगे तो समझ के हम सही सही निर्णय ले पाएँ। उसके लिए ज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान, कल अपन बात किए थे। सम्मत यानी उससे सहमत है ना, उस आधार पे है। तो इस आधार पे हम निर्णय लिए। जब हमको ज्ञान विवेक और विज्ञान की समझ बनती है, उसको समझ पाते हैं, ऐसा कर पाते हैं, तो हम सही सही निर्णय ले पाते हैं, सही सही हमारा जीना हो पाता है और हम निश्चित आचरण कर पाते हैं। निश्चित आचरण, निश्चित आचरण हमारा हो पाता है। आचरण में निश्चितता रहती है। केवल हमको ज्ञान हो गया और उससे ऐसा हो जाएगा। ज्ञान एक महत्वपूर्ण भाग है, मूल भाग है। उसके बाद लक्ष्य क्या है और उसके लिए दिशा क्या है, उस दिशा के लिए कौन सी दिशा से जाना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ विज्ञान में आया। और फिर उस आधार पे जब हम चलना शुरू करते हैं तो एक निश्चितता हमारे में होती है, हमारे परिवार में होती है, परिवार समूह में होती है। तो हम सभी जो भी इकाई हैं, चाहे हम अकेले हों, परिवार में हो, परिवार समूह के साथ में हो, या किसी भी व्यवस्था में हो, चाहे वो हमारा शिक्षा की व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, वहाँ पे निश्चितता आ पाती है ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमने कल देखी थी। और जब इसमें गए हम, अब मानवीयतापूर्ण आचरण में भी आप देखेंगे यहाँ पे विवेक और विज्ञान की बातें लिखी हुई है, जिसको अभी हम बोर्ड पे समझें। तो हमने जो देखा कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान के आधार पे फिर मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के 3 भाग हैं, मूल्य, चरित्र और नैतिकता, जिसको कल आखिरी वाले सेशन में हम बहुत अच्छे से देखें कि मूल्य यानी मुख्य रूप से परिवार में है। मतलब कि ऐसा नहीं कि समाज में नहीं होगा, गुरु मूल्य में लघु मूल्य रहेगा ही रहेगा। तो न्याय हर जगह पे होगा ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो पहली कड़ी है वो परिवार होगी। तो परिवार में संबंध होंगे तो संबंध में हम न्याय के साथ जी पाएँ। तो हम बात किए कि इतना तो हम अकेले कर ही सकते हैं, जितना भी कर पाएँ। तो आचरण हमारे में कैसे आएगा जब बात होती है, तो जितना जितना हम कर पाते हैं, जहाँ तक कर पाते हैं, कर ही सकते हैं। ये अपन ने कल बात किया। चरित्र यानी मुख्य रूप से अब समाज की बात आती है, समाज में हम कैसे जिएंगे, इसी को हमने सामाजिक नियम भी कहा था। चरित्र है स्वधन, स्वधन पूर्वक हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, हमारा परिवार जी रहा है कि नहीं जी रहा है। स्वनारी स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये हुआ चरित्र। और नैतिकता यानी किन नीतियों के साथ में हमारे जो परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था बनी हुई है, तो वो नीतियाँ क्या है, सदुपयोग की नीति और सुरक्षा की नीति। ठीक है, तो ये है मानवीयतापूर्ण आचरण। एक बड़ा फ्रेम है, सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण में हमने 4 आयाम 5 स्थिति को कल समझा था। अनुभव पूर्वक विचार, और फिर अनुभव और विचार पूर्वक व्यवहार और कार्य। और ये एक मानव में 4 आयाम है ही। जब मानव समझदार होगा, समाधान के साथ में होगा, तो जब इन स्थितियों में जिएगा, एक व्यक्ति के रूप में भी उसमें समाधान होगा। परिवार में जब जिएगा, जब वो है ही, तो वहाँ पे भी वो समाधान को प्रस्तुत करेगा, समाज में भी समाधान को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्र के जितने मुद्दे हैं वहाँ के उसको क्यों और कैसे के उत्तर उसको पता होंगे। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे मुद्दों के उसको, सारे आयाम, सारी विधाओं के हर क्यों और कैसे के उत्तर उसको पता होंगे। तो इस तरह से 4 आयाम 5 स्थिति में संतुलन के साथ में जब कोई व्यक्ति, परिवार या परिवार समूह होगा, तो उसी को बोले सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी, सर्वमुख के समाधान, हर मुख का समाधान है, हर तरह का, हर विधाओं का समाधान है। इसी को बोले
क्या बोले? सर्वतोमुखी समाधान का एक और क्या नाम बोले? अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय संस्थान है ना, यही वाला नाम जो है सर्वतोमुखी समाधान। ठीक है, ये हमने देख लिया था, तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये भी देख लिए थे, ये भी हो गया। ये भी हमने कल देखा, 7 संबंध। ठीक है, मानव मानव में 7 संबंध है और फिर 3 नैसर्गिक संबंध है, बाकी 3 अवस्थाओं के। मानव के अलावा जो 3 अवस्थाएं हैं उसको बोले मानवेतर प्रकृति, मानव से इतर या मानव से जो परे है, मानव से जो अलग है, मानवेतर प्रकृति। ठीक है, तो उनके साथ जो संबंध है वो देखा हमने। ये 7 संबंध को हम कैसे पहचानेंगे? उसमें जो क्रियाएं हैं उस आधार पे हम 7 संबंध को पहचानते हैं। तो ये उसकी क्रियाएं हैं। अब हमने मूल्य देखे, 4 जीवन मूल्य, 6 मानव मूल्य, 9 स्थापित मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य और 2 वस्तु मूल्य। ये पूरे मिला के 30 मूल्य होते हैं। मूल्य कहाँ होते हैं? संबंध में। संबंध में परस्परता में होते हैं मूल्य। मूल्य यानी होता है उपयोगिता, मौलिकता या भाव। ठीक है, उपयोगिता भी बोल सकते हैं, मौलिकता भी बोल सकते हैं कि उसकी मौलिकता क्या है, और या फिर भाव। ठीक है, ये जो स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य जो सुबह पूछ रहे थे, स्थापित मूल्य स्थिति में, शिष्ट मूल्य अभिव्यक्ति में। स्थिति में यानी वो मेरे में स्थापित हुआ है, स्थित है, हमेशा है ही। शिष्ट मूल्य जब भी वो व्यक्ति आ रहे हैं तो वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। ठीक, अब ये आ जाते हैं परिवार में व्यवस्था। तो अभी तक हम क्या देखें? जब हमने अस्तित्व दर्शन ज्ञान पढ़ा तो हमने उसमें क्या देखा? अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है। ठीक है, ये देखें, अस्तित्व क्या, क्यों, कैसे, कितना। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, अस्तित्व क्यों है ये हमने छोड़ दिया था। यदि आपको ध्यान होगा तो हम बोले इसको आखिरी दिन अपन करेंगे पूरा होने के बाद, कि अस्तित्व क्यों है। क्यों मतलब इसका प्रयोजन क्या है, अस्तित्व का प्रयोजन क्या है, इसको अपन पूरा सारा कुछ समझने के बाद एकदम लास्ट में करेंगे तो वो अपने को और अच्छे से जुड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? अस्तित्व क्या, कैसे, कितना। क्या है अस्तित्व? तो 2 वास्तविकताओं के साथ में है। कैसे है? सहअस्तित्व विधि से है, उसमें अपने आप प्रकटन हो रहा है। कितना है? तो व्यापक असीम है, सारी प्रकृति की इकाइयाँ अनंत हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अस्तित्व को समझा, अस्तित्व को देखा। अस्तित्व क्यों है इसको अपन आखिरी दिन देखेंगे, हो सके तो आज शाम को देखेंगे या फिर कल सुबह सुबह देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा मानव के बारे में। अस्तित्व में मैं हूँ, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। तो अस्तित्व मूल में है, आधार में है, और उस अस्तित्व में मैं अविभाज्य हूँ, मानव के रूप में हूँ। तो अब मानव की बात आती है, सेम प्रश्न मानव के लिए, मानव क्या, क्यों, कैसे, कितना। तो ये हमने इसमें देखा था, PDF आप लोग को मिल गया होगा कि मानव क्या है, जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप है। या एक और परिभाषा हमने देखी कि मानव क्या है, मनाकार को साकार करने वाला, मना स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। ठीक है, तो ये मानव है। मानव क्या, क्यों, क्यों है? क्योंकि जीवन सुखी होना चाहता है। सुबह देखिए अपन ने जब रिवीजन चल रहा था कि जीवन सुखी होना चाहता है और प्रमाणित भी करना चाहता है, प्रमाणित भी होना चाहता है, तो इसलिए वो शरीर लेता है। और सुखी होने के लिए और प्रमाणित होने के लिए मानव है। क्या, क्यों, कैसे? तो कैसे है तो वो किस तरह से आता है, माँ के गर्भ में आता है, और किस तरह से फिर उसकी शिक्षा मिलती है, शिक्षा पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, जो 10 सोपान देखे थे उस तरह से फिर मानव जीता है। और कितना है, कितना है में हमने देखा कि धरती पर उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अनुपात में है मानव। ठीक है, तो मानव तक की बात हो गई, पहला और दूसरा। दूसरे वाले भाग में क्या, क्यों, कैसे, कितना अपन ने देखा। अब मानव जो है वो संबंधों के साथ में है। सबसे पहले मानव एक परिवार में है, एक बच्चा जैसे पैदा हुआ वो परिवार में ही पैदा होता है। ठीक है, तो अब परिवार में भी यही प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे, कितना। ठीक है, तो परिवार से जीवन को क्या अपेक्षा है? तो जीवन को जब कोई बच्चा पैदा होता है, जीवन आता है उस परिवार में, तो वो उसकी क्या अपेक्षा है जीवन की? कि उसको एक शरीर मिले, जो कि मिलता है।
फिर वो जब बच्चा पैदा होता है तो पोषण और संरक्षण की अपेक्षा है। उसके बाद है सुख या समृद्धि पूर्वक जीने के लिए उसको समझ मिल जाए, ये उसकी अपेक्षा है। परिवार क्या है? मानव के प्रमाणित होने के लिए सबसे छोटी व्यवस्था, निश्चित मानव समूह के सुखी समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था। नागराज जी कह रहे हैं कि परिवार जो है, जो मानव की व्यवस्था है, मानव के द्वारा बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसकी सबसे छोटी इकाई परिवार है। सबसे छोटी इकाई मानव नहीं है। अकेला मानव का, नागराज जी कह रहे हैं, अकेले मानव का कोई कार्यक्रम नहीं है। अकेले मानव का कोई कार्यक्रम नहीं है। सबसे छोटी इकाई परिवार है। क्यों? क्योंकि परिवार में ही मानव नियंत्रित होता है, व्यवस्थित होता है। तो मानव की जो व्यवस्था है, जो अस्तित्व की व्यवस्था है, उसमें सबसे छोटी व्यवस्था बोले परमाणु को, चाहे वो जड़ हो या चैतन्य हो, सबसे छोटी व्यवस्था परमाणु अस्तित्व की व्यवस्था में। मानव वाली व्यवस्था में सबसे छोटी व्यवस्था है, वो है परिवार। कैसे? ठीक है, उसकी बात किए थे। ठीक है, रखना है तुमको। छोटी सी बात थी कि न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम बनाए कि पहचाने। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नाभिक में एक होता है और एक परिवेश में होता है। तो ये जो है नागराज जी बोल रहे हैं कि परमाणु सबसे छोटी व्यवस्था है, बोल रहे हैं। सबसे छोटी व्यवस्था का क्या मतलब हुआ कि निश्चित आचरण यही होगा। निश्चित आचरण, यही चीज़ साइंस बोल रही है कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या करेंगे वो नहीं पता उनको। ये अंश अकेले में क्या करेगा तो ये कभी भी नहीं मिलेगा। साइंस बोल रहा है कि ये अंश कभी भी अकेले में नहीं मिलता है। टूटने के सेकंड के करोड़वें हिस्से में, लाखों करोड़ों हिस्से में तुरंत दूसरा अंश ढूंढ के कुछ बन जाता है। ऐसा होता ही नहीं है कि अंश अकेले में मिलता ही नहीं है। इतना बड़ा सूरज का गोला है, उसमें पूरे टाइम टूट रहा है ना, लेकिन तुरंत हाइड्रोजन बन जा रहा है, तुरंत हीलियम बन जा रहा है। तो इसमें वो डिज़ाइन है, ये ही डिज़ाइन है। क्या डिज़ाइन है कि अंश अकेले में मिलते ही नहीं, और अगर मिलेंगे भी तो निश्चित आचरण नहीं है। जब दो मिलते हैं तो ही निश्चित आचरण आता है। न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम को पहचाना है, ऐसे नागराज जी मानव के नियम को पहचान रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है मानव के अर्थ में? परिवार। परिवार में जितने भी मिनिमम 2 तो रहेंगे, मिनिमम 2 से परिवार। तो जैसे इसमें ये अंश अकेले में कोई निश्चित आचरण नहीं कर सकता, वैसे ही एक व्यक्ति कोई निश्चित आचरण करेगा ऐसा बोल नहीं रहे हैं। वो कुछ भी करेगा, खाना बनाना है बनाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा, जो कुछ भी करेगा। तो नागराज जी इसी बात को कि सबसे छोटी व्यवस्था क्या है? परमाणु है। ऐसे ही सबसे छोटी व्यवस्था क्या है बोल रहे हैं? परिवार है बोल रहे हैं। और वो बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि हमारे विगत में ये बात बोलना छूट गया बोल रहे हैं। नहीं बोला गया ऐसा नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट ये बात बोलना छूट गया। व्यक्ति से सीधे समाज को जोड़ा गया है, बीच में परिवार छूट गया। इसीलिए ये डिज़ाइन नागराज जी ने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, ये डिज़ाइन उनने बनाया नहीं है, पहचाना है। इसको जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम बहुत समस्या में रहेंगे। ऐसा लगेगा नागराज जी का डिज़ाइन, नागराज जी का डिज़ाइन नहीं है, नागराज जी के माध्यम से मिल रहा है। और ये गणितीय रूप में वो बता रहे हैं, गणित टाइप से। बट इस साइड से आप देखोगे तो ये जो अंश है ये अनिश्चित आचरण करते हैं, और सेकंड के करोड़वें हिस्से में तुरंत दूसरे अंश से मिलकर कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अंश मिले, ऐसा नहीं होता एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तुरंत बनाएंगे, वो मूल प्रवृत्ति। और ये जो मानव बना है शरीर में या गठन पूर्ण में, वो किससे बना है?
कल्पना करिए, इसी से तो बन रहा है। तो जो डिज़ाइन सबसे माइनर उसमें है वो यहाँ तक आ रहा है, तो हमको क्या समस्या है? इस बात पे ध्यान जाने से पता चलता है कि ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। मेरे को ये समस्या रही लंबे समय तक। ये कोई कल्पना नहीं है, ये नियमों से जुड़ा हुआ है, सब जगह फिट बैठता है। ये नागराज जी का जो प्रस्ताव है, ये जो सोपानीय प्रस्ताव है, स्वराज व्यवस्था प्रस्ताव है, ये पूरी तरीके से जुड़ता है। आप लोग भी सोचिए। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, तो अस्तित्व की सबसे मूल इकाई जो व्यवस्था में है परमाणु, और मानव की जो व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था जो होगी, उसकी सबसे छोटी इकाई बोले परिवार। ठीक है, तो अकेले मानव का हम देख ही सकते हैं, अकेले रहते हैं बच्चे, कई लोग रहते हैं, कई लोग कमाने के लिए बाहर गए होते हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं, कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी बाहर जाके खा रहे हैं, कभी खाना नहीं बनाए, कुछ भी चलता है, कोई दिनचर्या नहीं। लेकिन परिवार में एक नीति कुछ बनी होती है कि हम ऐसे करेंगे, इतने बजे खाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नीतियों से बंधा हुआ होता है परिवार, जिसका सब हम लोग पालन करते हैं। तो एक व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई परिवार की बात बोले, और परिवार को ही फिर यहाँ पे बताए हैं, क्या बोले, इसी को बोले मानव के प्रमाणित होने के लिए सबसे छोटी व्यवस्था ये है परिवार। निश्चित, अब परिवार क्या चीज़ है बता रहे हैं, निश्चित मानव समूह के सुख समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था निश्चित होगी, संख्या निश्चित होगी, जितनी भी रहे। कुछ बोलना चाहते हो? मानव की परिभाषा में तीसरा भाग क्या था? मनाकार को साकार करने वाला, मना स्वस्थता का आशावादी मतलब पूर्ण समझ, और तीसरा क्या था? प्रमाणित करने वाला। तो यहाँ पे वो वर्ड आया हुआ है प्रमाणित होने के लिए सबसे छोटी व्यवस्था। तो जो तीसरा भाग है प्रमाणित होने वाला, वो भाग परिवार से कम में पूरा नहीं होएगा। इसीलिए मनमानी की बजाय परिवार मानी होना चाहिए। परिवार मिलके जो करेगा वो गलत सही कुछ भी हो वो सही की ओर ले ही जाएंगे, अगर अपन पूर्ण समझ के प्रयास के लिए करेंगे तो। ठीक है, ठीक है। तो अब परिवार कैसे, तो परिवार कैसे अपन ने जब देखा मानवतापूर्ण आचरण में, संबंधों में न्याय देखे, तो परिवार में संबंध होंगे। तो परिवार कैसे होगा कि वहाँ सभी न्यायपूर्वक रहेंगे, संबंधों को पहचान रहे होंगे, संबंध की पहचान होगी, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति यानी कि न्याय, है ना। न्याय को अपन ने देखा, बोर्ड पे भी लिखा है न्याय की परिभाषा। तो सभी न्यायपूर्वक रहेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलके वो कुछ करेंगे, उत्पादन करेंगे या जो भी करेंगे। ये नागराज जी प्रस्ताव दे रहे हैं कि ये मिलके कुछ करेंगे जिससे वो समृद्धि के साथ में जी पाएंगे। तो इसी को हमने बोला, जब न्यायपूर्वक जी रहे हैं मतलब कि अब शिकायत मुक्त होकर जी रहे हैं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो परिवार कैसा होगा? शिकायत मुक्त और समृद्ध। ठीक है, शिकायत मुक्त और समृद्ध परिवार होगा। अगला है परिवार कितना, यानी कि परिवार के सदस्य की संख्या क्या हो। तो क्या हो, अभी अपन 2 लोग भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, तो लगभग 10। अपन कल बात किए लगभग 10, है ना। कैसे होंगे वो अपन ने देखा, 2 बुजुर्ग माता पिता, उनके यदि 2 बच्चे हैं और उनके फिर पति पत्नी, और फिर उनके यदि 2-2 बच्चे हैं तो लगभग 10, लगभग, है ना। तो इस तरह से तो जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको सेवा मिलेगी, बुजुर्ग हैं वो मार्गदर्शन भी देंगे, और जो प्रौढ़ वाले जो 4 लोग हैं वो उस व्यवस्था के जो भी काम है उसको करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, और फिर धीरे धीरे जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उनकी जिम्मेदारियों को लेंगे। इस तरह से एक पूरी व्यवस्था है ये बनी रहेगी। अब आ जाते हैं मूल्यों पे। ठीक है, मूल्यों पे आने से पहले अपन एक बात देखते हैं, ये जो लिखा है परस्परता में मूल्यांकन। संबंध की पहचान को हमने देखा कि क्रिया जो हो रही है उसमें क्या करना है, उस आधार पे अपन संबंध को पहचानते हैं, और संबंध हमें है ही, अस्तित्व में है ही, हम उसका नाम रख देते हैं कि ये भैया है, ये वो है, लेकिन संबंध तो है ही। कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको एक माता, एक पिता, भाई बहन मिल ही रहे हैं, दादा दादी मिल ही रहे हैं, एक गुरु मिल ही रहा है, चेहरे चेंज होते जाते हैं, अदरवाइज संबंध है ही। और उसके एक निश्चित दायित्व कर्तव्य है जिसको मानव जाति ने कुछ काफ़ी हद तक पहचाना भी है। ठीक है,
तो और कई बार थोड़ी गड़बड़ भी होती है ना, पूरी तरह से नहीं पहचान पाए हैं, इसीलिए शिकायतें होती हैं। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे। मूल्यों का निर्वाह, तो अब इस संबंध में, संबंध है तो संबंध में मूल्य भी होंगे ही। मूल्य यानी कि उपयोगिता, कि उस संबंध की क्या उपयोगिता है, वो संबंध क्यों है, उसमें कर्तव्य दायित्व क्या है, अपेक्षा उसमें क्या क्या है, ये वो होंगे ही। तो वो मूल्यों, यदि संबंध को पहचानेंगे तो मूल्यों का निर्वाह भी कर पाएंगे, जो भी मूल्य हैं उसमें उसका निर्वाह कर पाएंगे। और मूल्यों का निर्वाह होगा, संबंध में हमेशा दो लोग रहेंगे ही, दो पक्ष होंगे ही संबंध में, कोई भी संबंध है तो उसमें परस्परता में मूल्यांकन, ये जो दो संबंध हैं, ये जो दो संबंध हैं, इसमें संबंध को दोनों ने पहचाना, इसमें जो जो मूल्य थे उसका निर्वाह किया। यदि ये माता पिता और संतान है तो एक माता पिता है, इनके कुछ दायित्व कर्तव्य हैं, संतान का कुछ दायित्व कर्तव्य है, अपेक्षा है, इनकी भी कुछ अपेक्षा है, इनकी भी अपेक्षा है, ये इनने पहचाना, इसको पूरा किया, मूल्यों का निर्वाह किया। अब क्या होगा, परस्परता में मूल्यांकन, ये भी मूल्यांकन कर रहे हैं, ये भी मूल्यांकन, जीवन सतत मूल्यांकन करता ही रहता है। हमारे पास मूल्यांकन का सही आधार नहीं होता कि मूल्यांकन करें कैसे। मूल्यों का आकलन, मूल्यांकन यानी मूल्यों का आकलन करना, उसको जांचना कि ये कितना हुआ, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए। ठीक है, तो परस्परता में मूल्यांकन, यदि ये ठीक ठीक हुआ है, मूल्यांकन हो गया। कैसे मूल्यांकन ठीक होगा, जब संबंध को सही पहचानेंगे, संबंध को सही पहचानेंगे तो हमको उसके निहित मूल्यों का पता होगा, तो मूल्यों का निर्वाह भी ठीक ठीक कर पाएंगे। और हमको यदि मूल्यांकन का आधार पता है तो मूल्यांकन भी सही सही कर पाएंगे, और फिर उभय तृप्ति होगी। उभय तृप्ति यानी कि दोनों पक्ष को तृप्ति होगी, इसी को बोले न्याय, कि संबंध में न्याय हो गया, घटित हो गया। ठीक है, तो अब जब मूल्यांकन वाले भाग में आते हैं, तो मूल्यांकन वाले भाग में आप देखोगे मैंने यहाँ लिख के रखा है, 3 तरह से अभी मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हमको ठीक ठीक अभी सारी समझ वाला जो भाग है, पूर्ण समझ बोल रहे हैं, वहाँ तक हम अभी हमको ठीक से नहीं पता। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा मूल्यांकन है, या तो हम अधिमूल्यन करते हैं, अवमूल्यन करते हैं, या निर्मूल्यन करते हैं, ऐसा कर देते हैं। इसको नागराज जी कह रहे हैं मूल्यांकन दोष। यही हमारे में दोष है, ये गलती है कि हम मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अधिमूल्यन, निर्मूल्यन और अवमूल्यन, अब ये क्या चीज़ें हैं। अधिमूल्यन नाम से समझ में आता है कि जो मूल्य है, जो उपयोगिता है, जिस भी संबंध में जहाँ पे भी उसकी जो उपयोगिता है, वो जैसा है, उसकी जैसी मौलिकता है, उससे उसको अधिक मान लेना, उससे उसको अधिक मान लेना। अवमूल्यन में उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो मौलिकता है, उससे उसको कम मान लेना। निर्मूल्यन मतलब वो जैसा है उससे कुछ और मान लेना, कुछ और ही मान लेना। जैसे क्या होता है, अधिमूल्यन कई बार जो जैसा उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हैं, अरे मेरा बेटा तो इतना ज़बरदस्त है, बेटी को देखने आते हैं, अरे इतना बढ़िया है, एकदम सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, पूरा खाना बना लेती है, एकदम बढ़िया है, हर बात मानती है। क्या कर दिए, वो वैसी है नहीं बेचारी, है ना, अधिमूल्यन कर देते हैं। या फिर वो परिवार तो इतना ज़बरदस्त है, दिया लेके ढूंढोगे, चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्या कर दे रहे हैं, अधिमूल्यन। बाद में क्या हुआ, बेटी शादी होके गई, परिवार तो वैसे ही सोच के रखा है, सोचेंगे वो वैसा करेगी, अब बेचारी है नहीं, उसको पता ही नहीं उसके लिए इतना कुछ बोला गया है, गड़बड़ हो गई, फिर अपेक्षा वहाँ पे वैसी करेंगे, है ना। तो ये अधिमूल्यन। अवमूल्यन कम आंक देना लोगों को, अरे ये मेरा बेटा ना कुछ आता ही नहीं है, इतना बोलो समझता ही नहीं है, एकदम जिद्दी है, कभी कुछ नहीं सुनता। अरे कितनी बार सुनता है, 15 बार सुना वो नहीं सुन दिखाई दिया, 2 बार नहीं सुना तो हम बोलेंगे कभी नहीं सुनता। अवमूल्यन कर दिए, अब उस बच्चे को कैसा लगेगा, अब वो बेचारा बोल नहीं पाता ना, छोटा है, कैसे बताएगा कि मैं 15 बार तो सुना था, तब तो आप कुछ नहीं बोले। अब बोल देगा तो बोलोगे तुम जवाब देते हो माता पिता को। तो क्या कर दिए, अवमूल्यन, है ना। तो अब सोचिए उस जीवन को क्या लगेगा कि जिसके बारे में वो जैसा है, और दूसरों के सामने ना बड़े मज़े से दूसरों के सामने कि ये ऐसा है, बुरा, उसकी बुराइयाँ, है ना, तो अब वो बोल भी नहीं पाएगा। निर्मूल्यन,
अरे पूरा गधा है तो, है ना, वो है ही नहीं भाई, वो मानव है ना। और क्या बड़ा निर्मूल्यन हम क्या करके बैठे हैं। हम मानव हैं, जीवन मूलक जी रहे हैं, जीवन सुखी होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए शरीर को लिया है। हम मानव हैं, जीवन मूलक हैं, अपने आप को शरीर मान के हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। क्या कर दिए, मानव होने का निर्मूल्यन। मैं जीवन और शरीर हूँ ये हम कर ही नहीं पाते, है ना। अपने आप को मुख्य रूप से शरीर मूलक मान के जीते रहते हैं सभी। तो ये सारा हमारा मूल्यांकन दोष है। जब हमको सही सही समझ होगी तो हम सही सही मूल्यांकन कर पाएंगे, स्पष्टता से मूल्यांकन कर पाएंगे और वैसा हम जी पाएंगे। तो केवल मानव के साथ ही नहीं, हर चीज़ का, हर इकाई का सही सही मूल्यांकन हमारा हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ों के साथ में अपन देख रहे हैं स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। कितने हैं स्थापित मूल्य? 9। शिष्ट मूल्य 9। 9 स्थापित मूल्य हैं, उन्हीं स्थापित मूल्य के 9 शिष्ट मूल्य हैं। ठीक है, जो जो स्थापित मूल्य है उसी का ही शिष्ट मूल्य। जैसे अब हम देखते हैं विश्वास, तो विश्वास का शिष्ट मूल्य है सौजन्यता। ठीक है, अभी बनाऊंगी चार्ट भी। ठीक है, तो बिना चार्ट के वो समझ में भी नहीं आता, है ना। तो इसमें बना होगा आगे, वैसे मैं बनाऊंगी भी। ये देखिए, ये है 9 स्थापित मूल्य और इन्हीं के 9 शिष्ट मूल्य। ठीक है, तो जैसे पहला स्थापित मूल्य बोल रहे हैं विश्वास। तो यदि मैं विश्वास पूर्वक हूँ, विश्वास सामान्य कॉन्फिडेंस वाला विश्वास नहीं बोल रहे कि किसी 1-2 चीज़ों में मेरे को विश्वास है। जो सुबह विश्वास की बात किए थे, स्वयं में विश्वास, यानी कि मेरे को व्यवस्था की समझ है, पूरी तरह से समझ है व्यवस्था के बारे में। मैं समाधान के साथ में हूँ, निश्चित आचरण के साथ में हूँ। मेरे को ये विश्वास है कि मैं अपने आप में व्यवस्थित हूँ, मैं कभी हिलूंगी डुलूंगी नहीं, निश्चित आचरण के साथ में हूँ, वो विश्वास। तो मैं प्रस्तुत कैसे होंगी? सौजन्यता के साथ में। ठीक है, सौजन्यता क्या है, विश्वास क्या है, सब देखेंगे। ठीक है, सम्मान के साथ यदि हम हैं तो अरहस्यता के साथ, इसको सौहार्द्रता भी बोलते हैं, तो उसके साथ प्रस्तुत होंगे। स्नेह का भाव यदि मेरे में है, हम में है, मानव में है स्नेह का भाव, तो वो निष्ठापूर्वक प्रस्तुत होगा। ठीक है, चलिए आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, कई बार रहता है हमारे नोट्स में चीज़ें होंगी तो हमको लगता है कि हमारे पास आ गया, क्योंकि कई बार वो PDF से कई लोगों को पढ़ना नहीं होता, छोटा सा चीज़ है तो लिख लेते हैं, है ना। देखिए, इसमें जो स्थापित मूल्य जितने भी हैं, ये मूल्य, जो जो मूल्य हमारे में स्थापित हैं बोल रहे हैं, यदि कृतज्ञता, 6वां नंबर कृतज्ञता यदि मेरे में है, तो मैं सौम्यता पूर्वक उस प्रस्तुत होंगी, उसको अभिव्यक्त कैसे करूंगी? सौम्यता पूर्वक। ठीक है, तो ये स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य का कनेक्शन है कि स्थापित मूल्य जो है ये है, स्थिति में मेरे में है, और उसकी अभिव्यक्ति है ये शिष्ट मूल्य। जैसे श्रद्धा की अभिव्यक्ति पूज्यता पूर्वक होगी, प्रेम जो है यदि मेरे में प्रेम है तो अनन्यता पूर्वक मैं प्रस्तुत होंगी। ठीक है, चलिए, तो लिखना हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो विश्वास मूल्य है, पहला मूल्य बोल रहे हैं विश्वास। ठीक, अब उतना बड़ा बड़ा मत लिखने जाना आप लोग। देखिए इतना बड़ा बड़ा इसको नहीं लिखेंगे, है ना, इसके लिए नहीं रुकेंगे अपन, बस वो लिस्ट के लिए रुक गए थे। ठीक है, इसको अपन, ये सारा कुछ PDF मिलेगा ही, अपन बात किया है। ठीक है, तो विश्वास को जब देखते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, पहले तो याद कर लीजिए कि ये स्थापित मूल्य कहाँ है, सात संबंध में है। सात संबंध जो है उसके लिए है,
वो तो होगा, सब कुछ जीवन में ही होगा। मूल्य तो जो होगा स्थापित होगा, चाहे शिष्ट मूल्य होगा जीवन में ही। स्थापित मूल्य जीवन में ही है, शिष्ट मूल्य भी जीवन में ही है, लेकिन शिष्ट मूल्य जब प्रकट होता है तो शरीर के साथ अभिव्यक्त होता है, और स्थापित मूल्य बना ही रहता है। उस संबंध के आने पे अंदर पहले से रहता ही है वो। तो ये 7 संबंध की बात होने वाली है, 7 संबंध, और ये रैंडम रहेगा। रैंडम मतलब पति पत्नी के बीच में जो प्रधान मूल्य रहेगा वो स्नेह होगा। गुरु शिष्य में गुरु के साइड से क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। शिष्य के साइड से क्या रहेगा? कृतज्ञता, सम्मान रहेगा। माता पिता संतान के बीच में प्रधान मूल्य अलग रहेगा, तो बाकी सब भी रहेगा उसमें। मित्र मित्र में पहला संबंध क्या रहेगा? स्नेह रहेगा प्रधान रूप में। तो वो पूरा का पूरा एक मॉड्यूल, एक पैकेट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा मूल्य नहीं रहेगा, लेकिन प्रधान जो रहेगा उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है। तो जो विश्वास मूल्य है, सबसे पहले देखिए हम विश्वास मूल्य को समझ रहे हैं। विश्वास मूल्य सबसे पहले, सुबह विश्वास पे काफ़ी बात हुई है। विश्वास मूल्य सबसे पहले इसलिए भी समझ रहे हैं क्योंकि जो विश्वास मूल्य है उसको नागराज जी कह रहे हैं ये आधार मूल्य है। आधार मूल्य है का मतलब हर संबंध का आधार है विश्वास। चाहे कोई भी संबंध आप ले लो, हम ऐसे भी देख लें, सोच के देखें, यदि हम पे कोई विश्वास नहीं करता तो हमको कैसा लगता है? कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ से देखें तो दूसरे की बात आई, यदि मेरे में खुद में किसी चीज़ के लिए विश्वास नहीं है तो मैं उसको कर पाऊंगी क्या? हम नहीं कर पाते। हमको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए विश्वास चाहिए, अंदर से विश्वास। मेरा मान लो अब जैसे विवाह होना है, विवाह होने के लिए अब एक पति पत्नी संबंध है ना? तो अब यदि मेरे को एक एज ए फीमेल, यदि मेरे को विश्वास ही नहीं है कि मैं उस संबंध में कुछ कर पाती, या उस संबंध के बारे में मेरे को पता है, एक परिवार के बारे में मेरे को पता है, एक बहू कैसे रहती है, एक पत्नी कैसे रहती है, यदि मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को विश्वास ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है, वो जो पूरी व्यवस्था है परिवार वाली व्यवस्था की समझ नहीं है, संबंधों की समझ नहीं, सास ससुर पति जितने भी संबंध जो बनते विवाह के बाद नहीं पता है, तो फिर मैं कैसे रह पाऊंगी? कैसे रहेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? तो विश्वास को बोले आधार मूल्य, जो कि सभी संबंधों में, बाकी संबंध में सारे मूल्य हैं ही, रहेंगे ही, लेकिन ये जो है मूल रूप में सभी में है, हर संबंध में है। यदि मेरे को विश्वास है एक माता के रूप में, यदि मेरे को विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, मेरे को उसमें जो भी दायित्व कर्तव्य है मेरे को सब पता है, ये विश्वास है, तो मैं कितने बढ़िया से उस संबंध का निर्वाह कर पाऊंगी, उसमें जो मूल्य है उसका निर्वाह कर पाऊंगी। एक पत्नी संबंध की पत्नी होते हुए मेरे को पति की अपेक्षाओं का, बाकी सभी का पता है कि उसमें क्या अपेक्षा है, मेरे क्या दायित्व कर्तव्य हैं, ये पता है, तो मैं मूल्यों का निर्वाह अच्छे से कर पाऊंगी। तो उसकी समझ होना जो विश्वास मूल्य, यानी कि इसकी समझ होना, व्यवस्था की समझ, उस संबंध की समझ, दोनों संबंध की समझ। यदि मैं पत्नी हूँ तो पति संबंध की भी समझ हो, पत्नी संबंध की भी समझ हो। यदि मैं गुरु हूँ तो गुरु की भी समझ हो कि गुरु के दायित्व कर्तव्य क्या क्या हैं, शिष्य की अपेक्षा क्या क्या है। ठीक है। और मेरे को मेरी अपेक्षा का भी पता है, ऐसा नहीं केवल उसकी अपेक्षा पूरी करते रहें, मेरी भी क्या क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि बच्चों वाले एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आता है ना, कि एक बच्चा है तो उससे क्या अपेक्षा, पहले जो बोले कि एक स्माइल की अपेक्षा होती है, थोड़ा बड़ा होता है तो फिर क्या लगता है कि 6-7 साल का हो गया कि जो हमारे घर में आ रहे हैं उनका सम्मान करे, उनका आदर करे, उठ के प्रणाम करे, ये अपेक्षा होती है। तो माता उसको बताती है कि बेटा वो आए हैं तो उनको प्रणाम करना है, पैर छूना है, थोड़ा और बड़ा हुआ बेटा पानी ले जाके देना। जो अपेक्षा होती है, अपेक्षा करते हैं कि इस उम्र में ये करो, और दायित्व कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। अपेक्षा मतलब क्या हुआ? जो आवश्यक है वो वाली आशा करना, आवश्यकीय आशा, इसको बोले अपेक्षा। ठीक है। तो ये अपेक्षा जो है ये अपन पूरी करते हैं, तो ये विश्वास जो है, विश्वास को बोले
व्यवस्था की समझ, उस व्यवस्था की समझ, उस संबंध की समझ, संबंध की समझ होना, व्यवस्था की समझ होना और फिर उसको निर्वाह कर पाना। तो उसको निर्वाह कर पाना यानी कि जब ये पूरी समझ मेरे को हो गई, जो हमने पूर्ण समझ कहा, ये समझ हो गई, हम अपने आप में व्यवस्थित हो गए, स्वयं में व्यवस्था हो गए, स्वयं में व्यवस्थित हो गए, स्वयं में व्यवस्था के साथ में हैं, स्वयं में व्यवस्था के साथ में हैं और हमको ये विश्वास है कि मैं अब भागीदारी कर पाऊंगी। हमने कल देखा था एक सूत्र, स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जो स्वयं में व्यवस्थित है वो अपने से बड़ी व्यवस्था में या समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। तो मेरे को अब ये विश्वास है, ये पता है कि मैं स्वयं में व्यवस्था में हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाऊंगा, ये मेरे में निश्चित है। इसी को बोले ये विश्वास है। स्वयं में विश्वास यही है कि मैं स्वयं में व्यवस्था हूँ और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाऊंगा या कर पाता हूँ, ये हुआ है विश्वास। विश्वास मतलब ये आश्वस्ति खुद के लिए, खुद में ये आश्वस्ति कि मैं अब निश्चित आचरण के साथ में हूँ। अभी क्या होता है, अच्छा चलो पहले अब इसका शिष्ट मूल्य देखते हैं, फिर देखते हैं। तो अब यदि इस विश्वास के साथ में हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, यदि मेरा निश्चित, हाँ निशिष्ट मूल्य बता दे। पहले मैं विश्वास को जोड़ देता हूँ, फिर आप शिष्ट मूल्य बोलना ना। तो जैसे आधार मूल्य बोला मीनाक्षी ने, तो जो इसका तात्विक विश्लेषण आ गया कि ये आधार मूल्य है, मतलब मानव में ये आधार मूल्य है, इससे कम में कोई भी निर्वाह नहीं होता। इसका क्या मतलब है, अगर हमको ये विश्वास न हो कि ये छत की ढलाई गलत है, ये कभी भी गिर सकता है। सवेरे सवेरे मंजित भैया किचन में आके बोल दें कि इस छत के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं, नीचे नहीं बैठना है, तो कोई बैठेगा, है ना। विश्वास का यही मतलब है, विश्वास सबसे पहले चाहिए, उसके बाद ही हम फिर आगे की काम करते हैं। तो आधार मूल्य है मतलब ये चाहिए ही चाहिए। ये तो थोड़ा रफ उदाहरण हो गया। दूसरा, मान लीजिए इस संस्थान के प्रमुख जो भी हैं, अभी तो आप लोगों को पता नहीं है ना, मान लो ऐसे तो है भी नहीं कोई, ठीक है, ये क्योंकि व्यवस्था मूलक डिज़ाइन है, ये शासन वाला डिज़ाइन नहीं है। कल अपनी बात हुई थी, शक्ति केंद्रित शासन की बजाय क्या होना है, समाधान केंद्रित व्यवस्था। व्यवस्था में किसी का शासन नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि संस्थान का कोई प्रमुख है और वो प्रमुख यहाँ से अंदर आते हैं और यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। आप लोग तो कोई नहीं पहचानते। अब मैं कहूँ कि इनका सम्मान करिए, तो सम्मान करने के लिए पहले विश्वास होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा कि ये संस्थान के प्रमुख हैं और हम पिछले 6-7 दिन से इनके संस्थान के संरक्षण में रह रहे हैं, इतनी बढ़िया बात सुन रहे हैं। तो आप पहले सम्मान करोगे कि पहले वो प्रमुख है करके विश्वास करोगे? अरे पहले तो विश्वास करोगे ना, पहले तो विश्वास करोगे कि संस्थान के प्रमुख हैं। होगा किस में? मैं बोलूँगा, विश्वास किस में होगा? आप में होगा ना, हर इकाई में होगा ना। जब ये विश्वास हो जाएगा कि ये संस्थान प्रमुख है और आपको उनके सहयोग का पता ही है कि भाई इतना सुंदर संस्थान, तो फिर आप अपने आप सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? अपने आप आएगा ना। तो ये आधार मूल्य है। विश्वास से कम में तो हम कुछ करते ही नहीं है। अगर आप, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, मान लो 10 बच्चे जन्म हुए हॉस्पिटल में और 10 के 10 कांच से झांक झांक के देख रहे हैं सब लोग कि इसमें से कोई एक हमारा है। पुरुष लोगों को पता ही होगा, अगर 4-5 दिख रहे हैं तो पता नहीं इसमें से एक हमारा है। ऐसे ही तो होता है ना, जब किसी और के बच्चे को देखने आते हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, जब तक पता नहीं रहता कि इसमें से कौन सा मेरा है, भाव बनता है क्या? सोचिए। फिर उसके बाद वो आती है आपकी भतीजी, वो बताती है वो तीसरे नंबर में है ना, जो वो लाल रंग के पालकी में है, वो मेरा है। फिर क्या उमड़ता है उसके लिए?
ये भाई जैसा दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये दादाजी जैसा दिख रहा है। तो विश्वास के बाद ही दूसरा भाव आएगा। विश्वास आया नहीं है और आप उसके प्रति स्नेह कैसे कर लोगे? तो जब दादाजी को एक नर्स लेके आती है तो दादाजी को नहीं मालूम है कि वो आपके गोद में लेगी या कहीं और ले जाएगी। आई और चली गई उधर, चली गई उधर। फिर एक नर्स आई बच्चा लेके और चली गई उधर। अभी कोई स्नेह और उतारता नहीं आया, कुछ ममता नहीं आया है। वो आई और आपकी ओर आई और आपकी गोदी में ही दे दी। अब तय हुआ कि ये विश्वास। अब विश्वास कैसे होगा कि आपको जिसने गोद में दिया उसको, वो आपको पहचानती कि नहीं पहचानती है? पता चला कोई और समझ के तो नहीं दे दी। ये भी समस्या रहती है, बहुत होता है। तो विश्वास आधार मूल्य है, इसको समझना पड़ेगा कि विश्वास से कम में तो हम खाना भी नहीं खाते, कुछ नहीं करते, चयन ही नहीं करते हम, है ना। आप जब चाय पीते हो, खाना खाते हो, किसी भी होटल में, होटल की क्वालिटी देख के, उसका ब्रांड देख के ही अंदर घुसते हो। छोटी छोटी चीजें, एक माँ भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जब पहली बार देखती है तो उसको पहले विश्वास चाहिए कि ये मेरा ही बच्चा है ना। जब मेरा ही बच्चा है उसको बता दिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें ममता का प्रसवन होता है और फिर वो उसके साथ स्नेह करती है। अगर उस प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को बदल दें तो उसको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना। और जिसको वो बोल देंगे कि ये तुम्हारा बच्चा है, पूरी जिंदगी उसको बच्चा मानेगी कि नहीं मानेगी? कितना ताकतवर है विश्वास, पता है आपको? खासकर पुरुषों को तो पता ही नहीं है कि जो बच्चे को वो अपना बोल रहे हैं, अगर वो बदल दिया गया हो तो फिर भी वो भाव, जो मूल्य हैं वो बने रहते हैं। और ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, एक कहानी है, इसीलिए मैं आया था। तो कहीं यूरोप की बात है, किसी हॉस्पिटल में एक दिन में 30 बच्चे, एक दिन में 20 बच्चे पैदा होने वाला हॉस्पिटल था। इसको गूगल करिएगा, मिल भी जाएगा, यहीं किसी प्रबोधक ने ही बताया था। तो क्या होता था कि बड़ा हॉस्पिटल था, तो बच्चे पैदा होते थे और उनके पैर में वो प्लास्टिक का टैग लगाना होता था कि ये किस माँ बाप का है। वो QR कोड और नाम वाम सब लिखा हुआ टैग लगाना पड़ता था, ठीक है। तो नर्स आती थी और एक जो वार्ड बॉय था उसको वो दायित्व था कि उसको टैग लगाना है। कोई कठिन काम है क्या भाई? 4-5 नर्स रहते हैं, उसमें से एक वार्ड बॉय है, उसका ये जिम्मेदारी है कि भाई हम तुमको दे देंगे, ये रमेश और है ना रीता का बेटा है, तो ये वाला टैग उसके पैर में लगा दोगे। दिन में 30-35 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सच्ची घटना है ना। नंबर मेरे ऊपर नीचे होंगे और रमेश नाम नहीं होगा, है ना। तो वो जो जिसको टैग लगाने का जिम्मेदारी था, वो क्या करने लगा पता है? जैसे 1 घंटे में 4 बच्चे आए तो एक नंबर पे 2 नंबर पहले नंबर दिए हैं, 1 नंबर वाला रमेश और रीता का है, 2 नंबर वाला सुरेश और इसका है, ऐसा। तो वो जो वार्ड बॉय था वो करीब 5 साल तक वो टैग बदल देता था। सही में किया उसने ऐसा। तो वो ये 1 नंबर बच्चे में टैग लगना है रमेश रीता का, तो वो टैग तो 4 बनाया और ना लिंग सेम रखता था, लड़का लड़का लड़की लड़की, और उसको पलटी कर देता, इसको लगाया था, इसको लगाया था। अब ये बिल्कुल प्रेगनेंसी के 10 मिनट 15 मिनट के अंदर होने वाला काम है। इसको ना जो जन्म दे रही है वो माँ ना पिता, कोई नहीं देखेगा, ये तो इंटरनल बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसे करके वो करता रहा और ये होता रहा। ऐसे करके जब वो रिटायर भी हो गया या रिटायर होने की बात थी, ये उसने करा है, 8-10 साल किया है, जब मौका मिला किया उसने, ऐसे ही मनमानी किया। तो किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई कि उसके पिता माता से उसका वो कुछ मैच नहीं कर रहा है और कुछ समस्या हुई होगी। विदेशों में तो बहुत समस्या होती है, माँ बाप के साथ अच्छे से लड़ लेते हैं। तो वो वाला टेस्ट कराए कि ये मेरे माँ बाप हैं कि नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, DNA टेस्ट, और वो नहीं आया। तो लोग हक्का बक्का हुए। तो लोग उसको कैजुअल लेते हैं, लेकिन कहाँ पैदा हुए, उसके ग्रोथ में गए। तो उस बच्चे ने उसको
हल्के में नहीं लिया, वो बहुत ही सीरियस तरीके से। तो वो जब पैदा हुआ था उस दौरान, उस दिन हुए हॉस्पिटल में पैदा सभी बच्चों का उसने लिस्ट निकाला और सबके घर गया और सबके DNA टेस्ट के लिए बोला। तो कई लोगों ने करा लिया उसके बोलने भर से, और पता चला कि वो भी उसके माँ बाप के साथ नहीं है। और फिर उसके बाद उस हॉस्पिटल के आगे पीछे 10 दिन पहले हुए, 20 दिन पहले हुए, ऐसे करके तो वो नेशनल न्यूज़ बन गया। न्यूज़ बना तो पता चला कि कुल 300-350 बच्चे अपने रियल माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं, शादी हो गया है साथ में, ऐसा पता चला। उसको भारी बड़ी खबर है, गूगल करके पता करिएगा। और फिर उसके बाद अभी तो स्वीकृति बराबर सुख, तो उसको तो बच्चा माने हुए हैं। तो ऐसा मैं सुना हूँ, यहीं किसी प्रबोधक ने मेरे को ये बताया था कि अब वो लोग रीयूनियन करते हैं, मतलब एक बायोलॉजिकल मदर है, फादर है, लेकिन रहते इसके साथ है। अब भाई 20 साल 30 साल 50 साल रह लिए, सारा जमीन जायदाद सेट हो गया कागज़ के साथ, तो वो लोग साल में रीयूनियन करते हैं, ऐसा कुछ कि चलो भाई, और उसको कुछ जेल वेल समस्या हुई। कहानी तो छोड़ दो, हो सकता है कहानी में दम ना हो, लेकिन ये जो विश्वास है इसके बारे में सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। ये विश्वास से ही ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, इससे शुरू होता है। इसीलिए विश्वास आधार मूल्य है। इस मूल्य को नागराज जी ने इतने ज़बरदस्त तरीके से परिभाषित किया है। फिर से कहूँगा, ये 7 दिन का शिविर, 8 दिन का शिविर का, इस 8 दिन में हैसियत नहीं है 8 दिन की कि आपको ये बात पहुँचे। आधार मूल्य बोल दिए, मेरे को 2-3 साल लग गया। क्यों आधार मूल्य बोलते हैं भाई, क्यों बोलते हैं? मैं बोलने की कोशिश किया हूँ, आप में वो बन जाए कि विश्वास मूल्य के बिना कोई और मूल्य के लिए जगह ही नहीं है। पहले विश्वास ही होगा, उसके ही गाड़ी में, उसी के आधार में ही खड़े होके सारे मूल्य प्रकट होते हैं। सारे मूल्य विश्वास मूल्य के प्लेटफॉर्म में खड़े होंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं वो विश्वास मूल्य होगा। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल का मूल्य उस पर फिर आएगा। ऐसे नहीं आता है। तो मैं कोशिश किया हूँ, आप लोग सोचिए, ठीक है? तो इसमें जो मैं जस्ट रिलेट कर रहा था कि जैसे पदार्थ अवस्था सबसे आधारभूत है, उसके बाद ही प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, जब पृथ्वी बनी होगी तो सबसे पहले तो पदार्थ अवस्था ही होगी। बिल्कुल, हाँ, मतलब ठीक है, वो आप और बड़े पैमाने पर चले गए, मैं पदार्थ अवस्था तक ही सीमित था। यानी विश्वास मूल्य जो है ना, ये किसी भी संबंध को बेहतर बनाने का सबसे आधार है। एकदम एकदम। इसीलिए तो हमने पहले अस्तित्व दर्शन पढ़ा। अस्तित्व दर्शन पढ़ा तो अस्तित्व दर्शन से ये समझ में आया कि अस्तित्व में सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित है, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं है। जहाँ पे भी गड़बड़ है वो मानव ने जो भ्रमपूर्वक जो भी गलतियाँ की हैं वहाँ पे गड़बड़ है। पैनिक वहाँ चली गई, तो वो गड़बड़ है। तो इसलिए अस्तित्व पे विश्वास होना, तभी तो हम वहाँ से शुरू किए। पहले दिन जो बात शुरू किए कि मैं हर मानव निरंतर सुखी होना चाहता है, यानी कि हम सभी मानव एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। हर मानव निरंतर सुखी होना चाहता है। और एक लाइन आई थी, आप लोग को याद होगी, आप शायद आशीष भैया रिकग्नाइज किए थे, हर मानव समझ सकता है, हर मानव निरंतर सुखी होना चाहता है, हर मानव समझ सकता है, हर मानव समझ सकता है। फिर इसके नीचे एक और लाइन लिखी थे, सुखी होने के लिए समझना अनिवार्य है। ध्यान है, 2 बॉक्स में 2 लाइन आई थी कि हर मानव समझ सकता है और सुखी होने के लिए समझना अनिवार्य है। हर मानव का समझना अनिवार्य है। तो हर मानव समझ सकता है, पहले तो ये विश्वास हो हमको, अस्तित्व में कोई भी गड़बड़ नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर नागराज जी ने दिए हैं, इस पे हमको विश्वास हो। ये जो प्रस्ताव दिए हैं जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, इसको हम बढ़िया से पहले जांचें कि क्या ये ठीक लग रहा है, इस पे हमको विश्वास हो। ऐसा नहीं कि हम ढुलमुल 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, होगा नहीं।
जिसके साथ भी चल रहे हैं, जिस भी नाव में है, तो उस पे विश्वास तो हो। तो ये हर मानव समझ सकता है। अभी क्या गड़बड़ होती है? गड़बड़ यही होती है कि हम समुदाय बना लेते हैं। समुदाय का मतलब क्या हुआ? एक जैसी सोच वाले लोग या एक जैसे मानसिकता वाले लोग एक साथ आके जुड़ गए, या अपनी एक मानसिकता में ही अपना एक समुदाय जैसा बना लिए। जैसे कि अरे ये महिलाएं का तो काम ही यही है, ऐसी करती हैं। अरे ये पुरुष लोग तो समझते ही नहीं हैं, बस अपने ही देखते हैं, पत्नी बच्चों से मतलब नहीं होता है ना। बच्चों के लिए अरे ये आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, इनको तो बस टीवी मोबाइल यही चाहिए है ना। बुजुर्ग लोग, ये लोग का बस बैठे बैठे बोलते रहेंगे, ऐसे सोचते हैं है ना। हमको उस संबंध के प्रति भी विश्वास नहीं है। परस्परता में भी तो विश्वास रहे कि ये मेरे को दुखी नहीं करना चाहता, ये भी सुखी होना चाहता है, ये भी समझ सकता है। यदि मैं सही आचरण के साथ में हूँ, यदि मैं सही आचरण के साथ में हूँ तो मैं सबके साथ में निवाह कर सकता हूँ, ये मेरे में भी तो विश्वास आ जाए। अभी हम लोग साथ में इतने सारे लोग जो नए लोग मिले हैं, पहली बार सब मिले हैं एक दूसरे से, लगभग सभी करीब 50-60 लोग हैं हम लोग क्यों एक दूसरे से जुड़ गए? कैसे जुड़ गए? विश्वास से। सब एक दूसरे को भैया दीदी बोल रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं मिल के। जब भी मिल रहे हैं एकदम नेचुरल स्माइल, बनावटी स्माइल किसी की नहीं है ना, एकदम नेचुरल। सबको विश्वास है एक दूसरे पे, भाई बहन पे विश्वास है। संबंध बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? 6 दिन में कौन सा संबंध बनता है? ये इतना आत्मीय संबंध बन चुका है। कल जो अपन गोष्ठी में यहाँ बैठे, आप लोग यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, उधर एक गोष्ठी, उधर एक गोष्ठी, एक दूसरे की बातों को बता रहे हो, हंस हंस के बता रहे हो। कैसे बता रहे हो कि अरे भैया ना ऐसे ऐसे किया, अरे दीदी ना आज ऐसे करिए, दीदी लोगों पीछे, दीदी को आप जाओ दीदी, आप बोलो दीदी। ऐसे कैसे उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं दीदी आप अभी तक गए नहीं हो बोलने, तो आज आप जाओ। वो नहीं आ रही, नहीं आप जाओ, इतना सा बस बोल देना, प्रेरित कर रहे हैं। कहाँ से? विश्वास कि मैं जिस बात को समझने आई हूँ उस बात को ये भी समझने आई है, जैसे मैं सही होना चाहती हूँ वैसे ये भी होना चाहती है। ये विश्वास खुद में आया, ये आधार है विश्वास का, है ना। तो इस विश्वास पे हम आए। अभी जैसे हम जाएंगे खाना खाने, हमको विश्वास है डॉली दीदी मम्मी वहाँ रहेंगे, प्यार से हमको खिलाएंगे, है ना। वहाँ पे किचन टीम पूरी है ही, हमको थोड़ी ना टेंशन। विश्वास है, क्यों? निश्चित आचरण दिख रहा है ना। तो आधार मूल्य है विश्वास, ठीक है। अब यदि विश्वास है तो हम कैसे रहेंगे? मैं यदि विश्वास के साथ में हूँ, मैं यदि विश्वास के साथ में हूँ, यदि मेरे में वो मूल्य है विश्वास का मूल्य, तो क्या मतलब हुआ कि अपने आप में व्यवस्थाओं में हूँ, अपने आप में व्यवस्थित हूँ। जो जीवन क्रिया देखे ना वो व्यवस्थित है, बढ़िया से, हिलना डुलना अंदर से कुछ नहीं है, कोई अंतर्द्वंद नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि मैं भागीदारी कर पाऊंगी। जैसे कल पंखे की बात की है कि यदि ये पंखा है और नहीं चल रहा है तो मूल्य नहीं है। पंखे की उपयोगिता क्या है? कि वो चले और हवा दे, है ना। मेरी क्या उपयोगिता है मानव के रूप में? कि मैं अपने आप में सुखी रहूं, व्यवस्था में रहूं, और मेरी जो जो भागीदारी है वो मैं भागीदारी कर पाऊं, यानी कि अपनी उपयोगिता के साथ में रहूं। तो यदि मैं विश्वास मूल्य के साथ में हूं तो मैं सौजन्यता पूर्वक जीती हूँ। सौजन्यता का क्या मतलब हुआ कि मैं, अब आप लोग देखिएगा, सोचिएगा कि यदि आप लोग के में विश्वास है, यदि विश्वास न हो, यदि विश्वास न हो, उल्टा करते हैं, विश्वास न हो तो जो साथ में बैठ के गोष्ठी कर पाते हो वो हो पाएगी क्या? जोर से बोलिए। नहीं हो पाएगी, है ना। हम जब विश्वास के साथ में रहते हैं तभी हम मिल के कुछ कर पाते हैं, मिल के कुछ कर पाते हैं। यदि विश्वास न हो तो हम कुछ नहीं कर पाते मिल के, है ना। हम जब ट्रेन में जाते हैं, बातचीत करते हैं, कोई मिल जाता है हमारे ही आसपास का, रायपुर के हैं भैया लोग, कटनी के हैं, बोले कि अरे मैं भी तो वही कटनी के पास का रहता हूँ। वो आत्मीयता क्यों बन जाती है? अरे आप भी वहीं के हो क्या? अरे वाह, क्या कितने खुश हो जाते हैं। अरे यूपी के हैं क्या? अरे हम भी तो वहीं के हैं। यूपी में कहाँ से हैं? पहचान निकालने लगते हैं। क्यों? आश्वस्ति चाहते हैं। पता रहता है कि विश्वास आता है
कि हाँ एक आचरण में निश्चितता मिलेगी, आश्वस्ति आती है, और फिर चलो अब मिल के चलेंगे उसके पास। ठीक है, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, मेरे बच्चे को देखना, मैं आ रही हूँ। किसी और के पास, अनजाने के पास बच्चा छोड़ के थोड़ी ना जाओगे। तो ये विश्वास जो है कि विश्वास आया तो हम मिलके अब कर पाएंगे, इसी को बोले सहकारी होना। सहकारी हो पाते हैं, साथ साथ मिलके चल पाते हैं। तो जब हमको परिवार में साथ में जीना है, किसी भी संबंध में हमको साथ में जीना है, पहला मूल्य जो चाहिए वो है विश्वास, ताकि हम साथ में मिलके चल पाएँ, सहकारी हो पाएँ। सहकारी, साथ में मिलके चल पाना, साथ में मिलके कर पाना, जो भी कर रहे हैं, पहला मूल्य ये सहकारी हो पाते हैं। और जब मैं विश्वास के साथ में हूँ तभी तो मैं अपनी उपयोगिता को दिखा पाऊँगी, उपयोगी हो पाऊँगी। मतलब उपयोगिता मेरे में है ना, मेरे में है, उपयोगी मैं हमेशा हूँ। जब मैं उस उपयोगिता के साथ में हूँ तो मैं आपकी पूरक हो पाती हूँ। विश्वास है तो हम गोष्ठी में जो आप बैठते हो, विश्वास पूर्वक बैठते हो। दीदी पहले दिन कहा कि दीदी बोली, बिंदास बोल पाते हैं गोष्ठी में। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमको वहाँ पे विश्वास है कि ये सब मेरे भाई बहन हैं। पहला तो विश्वास आया ये मेरे भाई बहन हैं। दूसरा विश्वास आया मैं जहाँ भी गलती करूँगी ये मेरे ऊपर हंसेंगे नहीं। अगला विश्वास क्या आया? जब भी मैं गलती करूँगी या मेरे को समझ में नहीं आएगा ये मेरे को बढ़िया से समझा देंगे। इतना सारा तो ये मेरे भाई बहन हैं, मेरे लिए पूरक होंगे, सहयोगी होंगे, और हम साथ में मिलके चल पाएंगे, सहकारी होंगे। इसी को बोले सौजन्यता। सौजन्यता, सहकारिता, सहयोगी, पूरकता और उपयोगी हो पाना। ठीक है, इसको बोले सौजन्यता। तो हम साथ में मिलके यदि चलना है, साथ में मिलके होना है, तो सबसे पहला मूल्य है विश्वास। विश्वास हमारे में है तो हम सौजन्यता पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विश्वास मूल्य। अगला है सम्मान। सम्मान क्या हुआ? सम्मान अभी किसका करते हैं हम? माइक में बोलिए भैया, पीछे पीछे चेयर में। बड़ों का। बड़ों का, हाँ भैया आप। हाँ, शिविर करके आए हैं। ठीक है, और जिसको हमने श्रेष्ठ माना हुआ है ना। एक हमको बताया गया है कि हमको बड़ों का सम्मान करना है, तो ये हमको बताया गया है हमेशा से, है ना। तो बड़ों का सम्मान क्यों करना है बताया गया, क्योंकि हमारे में ये मान्यता डाली गई है, हमको ये बताया गया है कि जो बड़े होते हैं ये हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, ये तजुर्बेकार होते हैं, है ना। तो ये इसलिए हमको बड़ों का सम्मान करने को बताया गया। ठीक है, दूसरा भैया ने बोला रूप पद बल धन का, है ना। तो हमने उसको श्रेष्ठ माना है, कहीं ना कहीं हमने इसको माना है कि ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। अच्छा रूप चाहिए, अच्छा पद चाहिए, अच्छा बल। बल यानी कि प्रभाव क्षेत्र, उसका प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ है ना, प्रभावशाली व्यक्ति, है ना। और धन, तो इसको हमने पहले से श्रेष्ठ माना हुआ है। तो जैसे ऐसा होगा क्या कि जैसे कि जिसको श्रेष्ठ माना है वो व्यक्ति यदि सामने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, उसके सामने वैसा प्रस्तुत होएंगे, है ना। तो हम उसका वैसा मूल्यांकन करेंगे कि अच्छा ये अच्छे पद वाला व्यक्ति आ रहा है ना। मुख्यमंत्री अभी आ जाए कहीं का भी ना, यहाँ का नहीं बोलते, कहीं का भी आ जाए, है ना। हमने ये माना हुआ है कि मुख्यमंत्री होना यानी एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा माना हुआ है। जैसे ही आएंगे हम सब बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, नमस्ते करेंगे। ठीक है, तो जिसको श्रेष्ठ हमने मान लिया है उसका अब हम वैसा मूल्यांकन करते हैं और वैसा प्रस्तुत होते हैं उसके सामने। तो अभी क्या गड़बड़ हो गई है, हमको रूप पद बल धन भैया ने बताया, इसके अलावा हमने और क्या माना है? मेरी जाति श्रेष्ठ है ना। महिलाएं बड़ी अच्छी होती हैं, अच्छे पद वाली महिला, पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत आगे है, संप्रदाय में कि मेरा ये वाला धर्म, ये वाली संस्कृति, ये वाला संप्रदाय, ये जो भी मैं मानता हूँ वो,
वो श्रेष्ठ है, उसको वहाँ पे हमने श्रेष्ठता मान ली और फिर हम वैसा ही उसका मूल्यांकन करते हैं। जब वैसे लोग आए, वैसे लोग मिले तो हम वैसा उनका सम्मान करते हैं। जो सम्मानित करते हैं ना, स्टेज में बिठा के सम्मान करते हैं, बड़े लोगों को बिठाते हैं स्टेज में, वो आते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम में, उनको बुला के सम्मान करते हैं, मोमेंटो देते हैं, शॉल पहनाते हैं, श्रीफल देते हैं, ये सब करते हैं। तो अब नागराज जी क्या कह रहे हैं, सम्मान क्या चीज़ है, किसको श्रेष्ठ माने हम? सोचिए जरा, श्रेष्ठ किसको माने? किसको मानेंगे श्रेष्ठ? 6 दिन में कुछ ध्यान गया होगा। माइक में बोलिए भैया, इधर माइक है बेटा, दे दो। दीदी, जैसे वो अनुभवशील है अगर, तो जितनी ऊपर की स्थिति है उसकी, अगर वो हमसे ऊपर है तो एकदम बढ़िया। हाँ। ठीक है, हाँ भैया माइक लेना। हर स्थिति में हम ज्ञान, विवेक, विज्ञान में जो हमसे आगे हैं उसको श्रेष्ठ मानेंगे। बढ़िया है ना। तो हमसे जो आगे हैं, जो ज्ञान, विवेक, विज्ञान बोले, या फिर हमने एक और भाषा बोली थी, प्रतिभा और व्यक्तित्व। ध्यान है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में जो हमसे श्रेष्ठ हैं, तो हम उसको देखते हैं और फिर हमको लगता है अरे वाह क्या बात है, कितना बढ़िया हम वो कर रहे हैं। हमारे में मन में सम्मान आता है उनके लिए, है ना, सम्मान आया और हम उनका मूल्यांकन करते हैं। सौमान्य का शिष्ट मूल्य है सौहार्द्रता। सौहार्द्रता, इसी को बोले अरहस्यता। अरहस्यता, ठीक है। आडंबरहीन बर्ताव, आडंबर, अरहस्यता, यह, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सम्मान में क्या बोले कि अब हम किसी की श्रेष्ठता को देखते हैं, श्रेष्ठता को देखते हैं। अब हमको एक पूर्ण समझ का पता चल गया, तो अब इस पूर्ण समझ के हिसाब से श्रेष्ठता क्या होगी? जिसके पास समझ है, जो बढ़िया से जी रहा है, या कम से कम जीने का वैसा प्रयास कर रहा है। अभी तो हम बोले कि कोई भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो इस क्रम में लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ है, उसकी निष्ठा को हम देख सकते हैं कि भाई ठीक है, इसकी स्थिति परिस्थिति अभी एकदम उस लेवल की नहीं हुई है, लेकिन लगातार लगा हुआ है, ये कर रहा है, बिल्कुल अध्ययन कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, वैसे जीने की कोशिश कर रहा है। कोई क्या होगा, अपने और परिवारजनों को ले लेके आ रहा है, कोई 10 साल से लगा हुआ है, कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कई लोग कोई उत्पादन में कुछ कर रहा है, कोई शिक्षा में कुछ कर रहा है, कोई इतना बढ़िया है कि पहले तो अरे इसका व्यवहार तो पहले बिल्कुल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये कितना बढ़िया हो गया, कितना बढ़िया व्यक्ति हो गया। ये सारी श्रेष्ठताओं से हमारे में उनके प्रति एक सम्मान का भाव बनता है। उसकी श्रेष्ठताओं को देख के जब वो हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे मिलते हैं, अरे वाह क्या बात है भैया। उनका स्पष्टता से हम मूल्यांकन, वो जो मूल्यांकन बोला ना, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, वो ऊपर नीचे वाला नहीं रहता। सही सही हम हमारे में यदि वो भाव है, श्रेष्ठता को पहले हमको पहचान आना पड़ेगा। श्रेष्ठता क्या चीज़ है, वो रूप, पद, बल, धन वाली श्रेष्ठता देख रहे हैं कि ये वाली श्रेष्ठता। तो पहले तो हमारे में ये पूरी समझ हो कि हम किस चीज़ का सम्मान करें, किसका मूल्यांकन करें। तो हम स्पष्टता से मूल्यांकन करते हैं, फिर उनके सामने बढ़िया प्रस्तुत, अरे भैया क्या बात है, आप इतना अच्छा कर रहे हो। ये वो नहीं है, चापलूसी नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, अरे बॉस को बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं, अरे सर आप कितने बढ़िया से कराए हो, इतने अच्छे से हो गया है। अपने बॉस को बोलते हैं, अरे सर आप बढ़िया मार्गदर्शन हमेशा देते रहते हो, ये तो हमेशा मेरे साथ देते हैं। कहीं ना कहीं चापलूसी, हमको पता रहता है इनकी तारीफ करेंगे तो हमको परेशानी नहीं होगी, है ना। तो अभी ज़्यादातर हम ऐसा ही करते हैं, या फिर इनसे कोई काम निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम कोई आडंबर नहीं। यदि हमारे में वो सम्मान का हमको पता है कि स्पष्टता से मूल्यांकन किस चीज़ का करना है,
बिना आडंबर के हम उनकी तारीफ करेंगे, बताएंगे अरे भैया कितना बढ़िया भैया, अरे भैया आइए बैठिए भैया बैठिए, फिर बताएंगे जैसे बताया भी कि आपको पता है ये भैया इतने सालों से ऐसा कर रहे हैं, 10 साल से भैया लगातार पूरे परिवार के लोग इतने बढ़िया से शिविर किए हैं और इतना अच्छा जी रहे हैं बढ़िया, कभी आज तक इनको हिलते डुलते नहीं देखे हम, इनको आवेश ही नहीं आ रहा है, इतना बढ़िया कर, ये हुआ सम्मान, है ना। तो अब क्या हुआ सम्मान में, देखिए इसमें उभय तृप्ति बोल रहे हैं, इसमें और ऐड कर देता हूँ। तो पता कैसे चलेगा कि हम चापलूसी नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि हम चापलूसी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ में तो अभी पूर्ण समझ के बाद तो पता चलेगा ही। तो जब भी आप किसी का सम्मान कर रहे हो और वो चापलूसी नहीं है तो वो पता कैसे चलेगा। अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हो और आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते, अपने संतान को उनके जैसा नहीं बनाना चाहते, अपने परिवार में वो जो कर रहे हैं वैसा नहीं जीना चाहते, और अगर सम्मान कर रहे हो तो वो आस्था है, भय है या प्रलोभन है, वो सम्मान नहीं है। सम्मान तो तभी होगा जब आप उस श्रेष्ठता को पहचानते हो और उसके जैसा होना भी चाहते हो और उसके अर्थ में प्रयास भी करते हो। दूसरा तो देख नहीं पाएगा कि आप सम्मान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम लोग तो बहुत अच्छे एक्टर भी है ना, मतलब बढ़िया से कर लेते हैं। तो सम्मान, मैं सम्मान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये जागृति क्रम में हम लोग अध्ययनशील मानव है ना, हम लोग तो नहीं है ना राक्षस और है ना पशु मानव नहीं, हम लोग अध्ययनशील है। तो हमको तो पता नहीं चलता है कि ये वाला सम्मान कितना वाला सम्मान है। तो ये तब पता चलेगा जब मैं जिसके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा हूँ 4 घंटे से 5 घंटे से, आप लोग देख ही सकते हो कितने ही लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एकदम झुक झुक के नमस्ते करते हैं, बिल्कुल कुर्सी देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है? अगर वो आप जैसा नहीं बनना चाहता है, अपने बच्चे को आप जैसा नहीं बनाना चाहता है, जिस घटना के लिए आपका सम्मान कर रहा है वो घटना उसकी ज़िंदगी में वो चाहता ही नहीं है, तो वो सम्मान नहीं है, वो या तो भय है या प्रलोभन है या आस्था है उसमें। और वैसे ही मैं भी ये कर रहा हूँ तो मेरे में वो भय, प्रलोभन या आस्था है, कोई चापलूसी है। प्रलोभन है मतलब चापलूसी हो गया। तो ये एक बड़ी बात है, इसीलिए सम्मान करता हूँ मैं आपका। कब से ये पति पत्नी संबंध में बहुत, फिर सास ससुर में, फिर पति के साइड से अपने सास ससुर में, पत्नी के साइड से अपने सास ससुर में, अपने जो ये रिश्तेदार होते हैं इन लॉज वाले, उसमें बहुत ज़्यादा होता है ना सम्मान दिखाने के चक्कर में। और हम कितना ज़्यादा आडंबर करते हैं, वो हमारे लिए ही बोझ है। हमारे जीवन क्रियाओं में वो एक गंदगी की तरह वो घुसता जाता है और हम कितने बड़े एक्टर हो जाते हैं। हम धोखेबाज है ना खुद के साथ, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? तो वो आपके अनुकरण अनुसरण में आया कि नहीं आया, आप उस चीज़ का अनुकरण अनुसरण नहीं कर रहे हो तो वो धोखा है। सबसे पहले खुद के साथ, फिर बाकी के साथ तो करेंगे ही अपन। ठीक है, ठीक है। तो यही है स्वीकृति होना, उसकी स्वीकृति होना कि हाँ ये मेरे को ठीक लगता है। जो दूसरा पॉइंट हम देखे थे स्वायत्त मानव के सद्गुण, पहला स्वयं में विश्वास, दूसरा श्रेष्ठता का सम्मान। तो ये सम्मान वही है जो श्रेष्ठता मैं पाना चाहता हूँ, वो जब मैं दूसरों में देखता हूँ वो श्रेष्ठता, तो मेरे को समझ में आता है कि अरे वाह ये तो कर रहा है, कितना बढ़िया कर रहा है, कितना बढ़िया कर रही है ये दीदी, ये भैया, ये परिवार। तो हमको उसकी स्वीकृति होती है, खुद में स्वीकृति होती है और हम उसके साथ वैसा सौहार्दता पूर्वक प्रस्तुत होते हैं। ठीक है। और ये जो प्रस्तुत होते हैं सामने वाले को भी समझ में आता है, यदि वो श्रेष्ठ है उसके साइड से भी ये स्वीकृति आती है। बहुत बार बहुतों को पता होता है, जो चापलूसी वाला है ना, वो लोगों को पता होता है कि अभी मैं इस पद पे हूँ इसलिए मेरे को मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है। और यदि श्रेष्ठ मानव हैं, श्रेष्ठ हैं, तब तो उनको बिल्कुल चापलूसी समझ में आती है। तो ये दोनों पक्ष जो बोल रहे हैं ना, जो सम्मान करने वाला और सम्मान पाने वाला, ये दोनों की जो स्वीकृति हुई, इसी को बोले कि व्यवहार में सामाजिक हुए। सामाजिक आचरण, जो व्यवहार में जो व्यवहार है, समाज में जो व्यवहार है, वो यही है, एक दूसरे का सम्मान। जब हम सभी लोग इस राह पे चल पड़ते हैं, इस राह पे चल पड़ेंगे, पूर्ण समझ की राह पे, कोई किसी विधा में आगे निकल जाएगा, कोई किसी विधा में अच्छा करेगा। सर्वतोमुखी है ना हम लोग, मानव लोग। कोई किसी चीज़ को अच्छा कर पाएगा, कोई कुछ चीज़ को अच्छा कर पाएगा, कोई एक माँ संबंध को अच्छा करेगा, कोई गुरु संबंध को, कोई परिवार को बहुत अच्छा रखेगा, कोई समाज में बहुत अच्छा करेगा।
तो हम लोग एक दूसरे की सबकी श्रेष्ठताओं को देख के एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे। श्रेष्ठता का सम्मान, हर छोटी से छोटी श्रेष्ठता का सम्मान करेंगे। अभी भी हम करते हैं, दिखता ही है। अब तो हमको बहुत स्पष्ट दिखता है, 4-5 साल जो हम यहाँ लगे हुए हैं, इतना स्पष्ट दिखता है कि सम्मान हम किस चीज़ का कर रहे हैं, पहले किसका करते थे। पहले सोचते थे कि सही में कर रहे हैं सम्मान, दिल से कर रहे हैं सम्मान सोचते थे। अब समझ में आता है वो कहीं ना कहीं भय प्रलोभन आस्था ही था। तो अब वो दिखाई देता है कि सम्मान किसका होना है। दीदी तो, एक शेयरिंग करूँगा हाँ मैं। जी भैया बिल्कुल। मेरे रिलेटिव में एक मामा जी हैं, जो अपने मामा जी नहीं हैं लेकिन मेरे ननिहाल में एक मामा जी हैं। तो वो एक्चुअली दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मैं जब भी उनके घर जाता हूँ, जब भी वो आते हैं, तो उनका जब मैं देखता हूँ, उनका आचरण, उनका बात और उनके घर में जो अपना रहने सहने का है, और आप समझ सकते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की आमदनी कितनी हो सकती है, शायद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल से ही खुद में लगता है कि इनके प्रति ज़्यादा सम्मान आ रहा है। और इवन जो मेरे अपने मामा जी हैं, वो उस गति को प्राप्त नहीं, मतलब उस तरह से नहीं करते हैं। तो श्रेष्ठता का भले ही पैसे में तो मेरे मामा जी जो है ना वो ज़्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल के हैं, लेकिन जो मेरे अपने मामा जी नहीं हैं, लेकिन उनका जो आचरण है या उनका जो परिवार के प्रति जो समर्पण है, अपने बच्चों के प्रति जो सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, वो सम्मान को और हमारे को नजदीक ला देता है। ठीक बात है, एकदम ठीक। ये इसीलिए शिष्ट मूल्य भी बोले। शिष्ट मूल्य कितना जरूरी है, जो भैया बता रहे हैं उदाहरण। अभी हम सोचते हैं कि शिष्ट मूल्य मतलब कहीं दिखावा तो नहीं हो जाएगा, सम्मान मेरे में बना हुआ है किसी का, तो हम बोलते नहीं हैं, कुछ भी भाव आ रहा है बोलते नहीं हैं। तो उसको उन्होंने ना जीवन विद्या भी नहीं किया है, लेकिन हाँ। पहले से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन विद्या से ही मतलब चीजें ठीक हो सकती है या हम समझदार बन सकते हैं, पहले से उनमें विद्यमान है। हाँ ठीक बात है, व्यक्तित्व का भाग है ये। तो कुछ बोलना है भैया? हाँ दीदी, वो जैसे सम्मान की बात हो रही है, तो इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, या तो अभी हम संबंधों में जैसे परस्परता में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो या तो हम अधिमूल्यन कर रहे हैं या अवमूल्यन कर रहे हैं, या हम उसका मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हैं, तेरा कोई रोल नहीं है। तो ऐसा भी ऐसा मान सकते हैं क्या, उसका ठीक ठाक मूल्यांकन को हम सम्मान बोलेंगे? हाँ, स्पष्टता से मूल्यांकन कर पा रहे हैं। हाँ ठीक ठाक। हाँ, हाँ, हमको पता है, पहले तो हमको समझ है, हमको सही समझ है, तभी तो हमको सब कुछ पता है, स्पष्ट पता है, स्पष्टता हमारे में क्लैरिटी है, तो हम सम्मान कर पा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमको क्या होना पड़ेगा, तो हमको प्रतिभा क्या है ये समझना पड़ेगा, व्यक्तित्व क्या है ये समझना पड़ेगा। तो प्रतिभा को जब नागराज जी ने फैलाया है तो बताया है कि वो निपुणता, कुशलता और पांडित्य, ये जो सही समझ है, पूर्ण समझ है, ये केवल विचारों में रहेगा तो नहीं काम करेगा, ये आचरण में होना है, तो फिर वो श्रेष्ठता है। नहीं तो भाषण देने वाले तो मतलब हो सकता है आज से 5 साल बाद हम दोनों भी भाषण देते हुए दिख सकते हैं। आचरण में आना एक बड़ा क्वालिफिकेशन रखे हैं। तो फिर ये प्रतिभा और व्यक्तित्व का कंप्लीट सेट है, तो वो मीनाक्षी ने लिख भी दिया। तो ये पूर्ण समझ से कम में या पूर्ण समझ के लिए प्रयास करने से कम में नहीं हो पाता है। कोई क्रम तो है, तो शुरू तो करना पड़ेगा। उसी को बोल रहे हैं शिक्षा, अध्ययन और अभ्यास। ये एक दिन में नहीं आता है, भाषा आने में ही 6-8 महीने लग जाते हैं। जैसे इसमें से जो व्यक्तित्व है उन्हें लिख दिया आहार, विहार, व्यवहार। अभी आहार में जाएंगे तो उसमें फंस जाएगा मामला, किसको बोल रहे हैं आहार। फिर उसमें मांसाहार, शाकाहार से लेके आहार का पूरा संयम तक जाएगा, खूब सारा डिटेल बात होगा। हम अभी मान्यताओं से जी रहे हैं, सही या गलत हो सकता है। मान्यता मेरी समझ में आ जाए तो फिर मैं सही का ही जो मैं अनुसरण करूँगा तो वो मेरी ओनरशिप वाला है। इसीलिए हम सही के साथ रहते हुए भी ओनरशिप नहीं है सही के साथ। तो पूर्ण समझ के लिए हमको उसकी शिक्षा जरूरी है, और वो हमारे मान्यता को रिप्लेस करके समझ में आ जाए, समझ में आना जरूरी है। इसीलिए शिक्षा, अध्ययन अनिवार्य है। शिक्षा और अध्ययन अनिवार्य है। एक साइकिल चलाने के लिए भी उसका अध्ययन और उसका प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो ये तो पूरी ज़िंदगी की बात हो रही है।
तो हमको अपने सारे निर्णय लेने से पहले नौकरी के, पढ़ाई के, व्यापार के, शादी के, बच्चों के, हर निर्णय के पहले हमको समझ चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ये शिक्षा में होना जरूरी है। बच्चों के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा, बड़ों के लिए अब ये जो है जीवन विद्या शिक्षा 6 मासिक अध्ययन तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये शिष्ट मूल्य सौहार्द्रता और रहस्यता पूर्वक प्रस्तुत हुए। शिष्ट मूल्य में, शिष्ट मूल्य को नागराज जी कह रहे हैं भाषा, भाव, अंगहार पूर्वक प्रस्तुत होंगे, यानी कि हमारे पास सही भाषा भी होगी कि हम कैसे बताएं, प्रस्तुत होंगे ना उनके सामने। तो भाषा, ठीक है। तो शिष्ट मूल्य पूर्वक कैसे होंगे? भाषा, भाषा हमारी क्या रहेगी, हमारे भाव क्या रहेंगे, और अंगहार, अंगहार यानी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से हमारी भाव भंगिमा है ना, आंखों का भाव, चेहरे की स्माइल, हाथ कैसे रखे हैं, कितना झुके हैं, ज़्यादा तो नहीं झुक गए, ये हमको एक पता होगा। पूरा व्यक्तित्व का भाग है ये, है ना। तो केवल प्रतिभा हो गई तो नहीं चलेगा। शिष्ट मूल्य है, शिष्ट मूल्य को भाषा, भाव, अंगहार, हमारी मुद्राएं भी, चेहरे की मुद्रा किस तरीके की है ना, तो इस तरह से प्रस्तुत होंगे। तो इसीलिए वो व्यक्तित्व का भाग भी वहाँ पे आएगा। हाँ दीदी बोलिए। ऐसे ही फिजिकल करके सिखा के भेजना दीदी, हम लोग को बोल रहे हैं। फिजिकल सीखने के पहले ये पहले सीखो ये। हाँ ठीक है। तो इसके द्वारा प्रस्तुत होना है, हमारा बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ आ जाएगा शिष्ट मूल्य में। ठीक है, भाव का भाग तो है ही। ठीक है, तो हाँ शरीर आ गया, शरीर है क्योंकि, तो शरीर किस तरह से प्रस्तुत होगा, हमारा पहनावा भी आ जाएगा, सब आएगा। विहार वाले भाग में पहनावा भी आएगा, है ना। तो सबके लिए बोले हैं नागराज जी ने कि शिष्ट, शिष्ट हमारा जो पहनावा है शिष्टता पूर्ण हो, है ना। हाँ, इसको 10 साल की उम्र, अभी हम क्या बोलते हैं, बच्चा कुछ कर रहा होगा, छोटे बच्चों वाली दीदी लोग क्या बोलते हैं, बच्चा कुछ कर रहा होता है, जनरली माता पिता टोकते हैं, क्यों कर रहे हो, पिताजी लोग बहुत बार कान उमट देंगे या कुछ करेंगे। दादा दादी नाना नानी लोग को बड़े प्यारे होते हैं बच्चे, अरे क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, सीख जाएगा, अभी छोटा है ना। तो वो छोटा है के लिए रुकना नहीं है, वो उसी उम्र में ही सीखना है, उसको छोटे में ही सीखना है। संस्कार आरोपण का उम्र ये छोटा उम्र ही है। 5 साल से पहले जितना हमने कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, 5 साल के बाद में जगह ज़्यादा नहीं बचती। ठीक है, और उसके बाद फिर एक उम्र आती है 8-9 साल की उम्र, जहाँ पे उसका 4.5 साल की उम्र में तर्क बनने लगता है। उससे पहले खूब सारे संस्कार का आरोपण बच्चों में हो जाए, बाद में सीखेगा जैसा कुछ नहीं होता। पैदा होता है उस दिन से उसको सिखाना पड़ता है। क्या होता है, बच्चे खूब सोते हैं ना, दिन भर सोते रहते हैं, छोटे बच्चे, पैदा हुए बच्चे, वो तो सूसी पोटी का भी पता नहीं रहता उन लोग को, बस वो भूख लगती तो उठते हैं, रोते हैं, फिर सो जाते हैं। क्या बोलते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग लोग भी ना, कि अरे बच्चा सो रहा है, लाइट क्यों जला दिए हो, अरे खोल, अरे रहन दो, जैसे रहते हो वैसी रहो। लाइट जला के दिन में रहते हो, दिन भर खटर पटर घर में किचन विचन में होता है, तो एकदम धीरे धीरे करते ना, अरे बच्चा सो रहा है धीरे से आएंगे, मत करो, जैसे रहते हैं वैसी रहेंगे। वो बच्चे का संस्कार है, वो स्वीकृति, वो स्वीकार कर लेगा कि हाँ ये लोग दिन में कुछ काम करते हैं और रात में बढ़िया शांति रहती है तो सोते हैं। अभी क्या दिन में उसको इतना सुला देते हैं बच्चे को, बिल्कुल आहट नहीं करते, हल्ला नहीं करते। ज़्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे रात को, पूरी रात माता पिता को जगाते हैं। 8-9 महीने तक, 8-9 महीने तक, 1 साल तक माता पिता सोए ही नहीं रहते हैं। तो ये स्वीकृति है, संस्कार आरोपण वो एक दिन के बच्चे से शुरू हो गया है। उसको रहन दो, ये इतनी तेज लाइट जल रही है घर में, जलाते हो तो जलने दो, उसकी स्वीकृति बनने दो कि यहाँ दिन में है, मेरे को नहीं सोना है। धीरे धीरे जब कम होगा सोना, अभी तो 22 घंटे सो रहा है, जब 18 घंटे 14 घंटे होगा तो वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा कि अच्छा मेरे को दिन में जागना है, रात में सोना है।
रात में क्योंकि शांति रहती है, सोएगा। नहीं, पहला चीज, छोटा सा चीज ये। नहीं नहीं, ये मीनाक्षी अपने घर वाला बोल दी है ना। देखो ये समाधान है, तो समझ में एक होंगे हम। समझ में एक मतलब कि बच्चे का नेचुरल लालन पोषण होना चाहिए, लेकिन समाधान अनेक होगा। पता चला आप सब लोग घर में जाके लाइट चालू कर रहे हो और उसमें हाहाकार हो जाए, उनको ऐसा परिवार मिला है जो चला लिया। तो समझ में एक होना है, समाधान अनेक ही आएगा। भाई आपका देश, आपका काल, आपके सास ससुर की मानसिकता, आपके अपब्रिंगिंग सब अलग है भाई। तो लाइट जलाना है पे लड़ाई ना हो जाए, लाइट जलाना बड़ी बात नहीं है, समझ बड़ी बात है। हाँ, उदाहरण है भाई, इसको ऐसा करना नहीं है, नहीं तो यही उदाहरण करने है बस। लगेंगे। हाँ। ये समाधान अनेक होंगे, समाधान अनेक होंगे। समझ में एक होगा कि बच्चे का संस्कार आरोपण कैसे होता है, उसकी दिनचर्या से शुरू होता है ना। 10 साल तक बच्चे को स्थापित मूल्य का अभ्यास नहीं करा सकते। 10 साल तक के बच्चे को शिष्ट मूल्य का अभ्यास कराया जाता है, उल्टा होता है उसमें। संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, शरीर का नियंत्रण, भाषा का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, ये सब सिखाया जाता है। 10 साल तक शिष्ट मूल्यों का अभ्यास कराते कराते जब वो 10 साल हो जाता है, फिर उसके साथ ज्ञान चर्चा करते हुए तर्क पूर्वक फिर उसको ज्ञान की बात बताना शुरू होते हैं कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान। 18 होते होते बच्चा बोलता है मेरे को दोनों भाग समझ में आ गया, और वो स्वायत्त मानव की घोषणा करता है 18 से 20 में कि मैं पूरी बात मेरे को समझ में आ गई, मैं क्या हूँ, संसार क्या है और करना क्या है मेरे को समझ में आ गया, मेरा आप लोग चाहो तो विवाह करा सकते हो। 18 से 20 में ये बच्चा घोषणा कर देता है। अभी के युवा लोग 30-30 के हो गए हैं, अभी तक हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मेरा विवाह करा दो। करना तो है लेकिन किस उम्र में, वो पता ही नहीं है। नागराज जी कह रहे हैं 18 से 22 के बीच में हो जाएगा, वो खुद ही बोल देगा कि ठीक है मैं रेडी हूँ, आप लोग देख लो करके। यहाँ युवा उन लोग से पूछो कौन सी उम्र में शादी के लिए हाँ बोलने वाले हैं। दीदी बोल रही है अभी ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है। तो अभी अगर ऐसा नहीं भी होगा तो कौन सा पूर्ण समझ से सही हो जाएगा। वो अगर मान लो बोल भी दें 18 में शादी करना है, तो वो कौन सा पूर्ण समझ की रोशनी में करेंगे। वो जल्दी शादी करना है, कोई अफेयर से या किसी वजह से हो जाता है, मतलब कोई संस्कार के लिए कर रहे हैं ऐसा थोड़े ना है। किसी समुदाय से कर दे रहे हैं, कोई समुदाय मानसिकता है ना। माता पिता ने ये निष्कर्ष निकाला हुआ है कि बड़ी उम्र में दिक्कत हो जाता है, या अच्छा रिश्ता मिल रहा है डिप्टी कलेक्टर का, ये सबसे हो रहा है भाई। कोई पूर्ण समझ है, कोई मानव का समस्त प्रयास सुखी होने के लिए है, और सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए ही जीना है। ये सब उद्देश्य के साथ जीना को जीना बोल रहे हैं। मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान क्या बोल रहे हैं कि 3 सोपान में जीना। ये जो मैं 10 लोगों में खुद को बांध रखा हूँ, आप सबके लिए और मेरे लिए भी, ये जो 10 लोगों के साथ जो हिसाब बांध रखा हूँ, यहाँ हिसाब नहीं करूँगा। ये अपनेपन का फैलाव जब तक बढ़ेगा नहीं, ये 100 लोगों तक नहीं जाएगा, 1000 लोगों तक नहीं जाएगा। ये निरंतर सुख केवल कामना में रहेगा, केवल कामना में रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि परिवार छोड़ के जाना है। परिवार में रहते हुए, परिवार के दायित्व कर्तव्य पूरे करते हुए, अपनी कल्पनाशीलता में अपनेपन को 1000 लोगों तक लेके जाने पे ये उपलब्धि होगी। कल्पनाशीलता में ये सभी मेरे हैं, ये 10 लोग मेरे दायित्व कर्तव्य में हैं। पहला सोपान दायित्व कर्तव्य का है, वहाँ पे दायित्व कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, जो आज हम पूरे कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ऐसा थोड़ी ना, हम सभी पहले 10 लोगों के लिए दायित्व कर्तव्य पूरे कर रहे हैं ना। लेकिन क्या ये अपनेपन का फैलाव 100 लोगों में, 1000 लोगों में जा रहा है क्या? ये जो समुदाय जैसा जी रहे हैं, ये जो अपनेपन को स्वार्थ और परार्थ में रोक दिए हैं, परमार्थ की दृष्टि हम में नहीं आ रही है, क्योंकि समझ की दृष्टि नहीं है, समुदाय की दृष्टि आ रही है। जात पात से आ रहा है, एक गुरुजी से आ रहा है, एक धर्म से आ रहा है, एक राष्ट्र से आ रहा है, एक जिला से आ रहा है। बोलते हैं ना हम लोग छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वहाँ से आ रहा है। तो ये जो समुदाय मानसिकता है, ये हमको कभी यहाँ नहीं पहुँचाएगा। तो जो कर रहे हैं उसमें गलती नहीं है, करने वाला भाग तो वैसा ही रहेगा, समझ वाला भाग चेंज होगा कि ये जो मानव है, ये सभी मानव, हम सभी मानव जीवन रूप में एक हैं, सभी का लक्ष्य निरंतर सुख है। तो फिर हम जो जुड़ पाएंगे, ये मानव में जीवन के रूप में हम समान हैं। शरीर में हम असमान हैं, शरीर में हम नर हो सकते हैं, नारी हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं,
अमीर क्षेत्र में पैदा हो सकते हैं, एकदम मरुस्थल रेगिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं। शरीर में हमारे में भिन्नताएं दिख रही हैं, रंग के रूप में, नस्ल के रूप में, जाति के रूप में, लेकिन जीवन के रूप में हम एक हैं जब तक ये हमारे में नहीं आएगा, जो कि नागराज जी में था। नागराज जी के शिष्यों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके 150-200 शिष्य कैसे भाई पूरे देश में फैले हुए हैं। तो जागृत मानव के आचरण का अध्ययन करना पड़ेगा, हम अधूरेपन का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको अपनेपन के फैलाव को कम से कम 1000 लोगों तक फैलाना पड़ेगा, कम से कम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मीनाक्षी समाप्त करें। हाँ, तो अभी चलते हैं भोजन के लिए, और कंटेंट खूब सारा है। 3 बजे अपन शुरू करेंगे। आज का दिन है, लगभग आखिरी है ना, तो अपन जितना समय रहेगा उतना करेंगे, और काफ़ी सुंदर कंटेंट है आगे का भी। तो अपन 3 बजे मिलते हैं, ठीक है। नमस्ते सभी को। हेलो हेलो।